जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री फॉर्म में मतलब उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता न्यूक्लियस का, तो जो उसकी एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। और इस सिचुएशन में जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू n इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। ठीक, फिर उसके बाद है आपका जब बोहर थ्योरी जो है ये अप्लाई होती है आयन कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, जो कि सिमिलर होते हैं हाइड्रोजन एटम की तरह, जैसे कि He+, Li2+, Be3+। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती है, मतलब इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनके भी एनर्जी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। E इज टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये RH की वैल्यू है। ठीक है, Z²/n² जूल। ठीक है, और इसकी रेडियाई को हम फॉर्म कर सकते हैं फाउंड, वो किससे करेंगे, R इज टू 52.9 n²/Z पिकोमीटर। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो एनर्जी गैप होता है टू ऑर्बिट्स का वो होता है डेल्टा E इज टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। ठीक है, और एक होता है डेल्टा E इज टू -RH/NF² माइनस RH/NI²। ठीक है, तो ये होता है मतलब N1 का मतलब तो यहाँ पे इनिशियल ऑर्बिट, और NF का मतलब है यहाँ पे फाइनल ऑर्बिट। ठीक है, तो ये फाइनल फार्मूला जब बनता है वो बनता है डेल्टा E इज टू RH 1/NI² माइनस 1/NF², और इसकी वैल्यू आती है RH की 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, 1/N1² माइनस 1/NF²। फिर नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी न्यू के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है, मतलब वैसे होता है E इज टू H न्यू, तो न्यू इज टू डेल्टा E/H, तो ये फॉर्मूला आएगा। और इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो होगा 3.29 इंटू 10⁻15 1/NI² माइनस 1/NF²। ठीक है, हर्ट्ज। फिर आपका V बार का जो फॉर्मूला है वो V/C। ठीक है, इसका जो फाइनल आएगा वो आएगा 1.09 इंटू 10⁻7 1/NI² माइनस 1/NF²। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट, जब NF जो है वो ग्रेटर होगा NI से, तो जो टर्म है वो पॉजिटिव होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी। ठीक है, फिर आपका NI जब NF से ग्रेटर है तो आपकी डेल्टा E जो है वो निगेटिव होगी और एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन एटम के लिए नो डाउट मतलब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करा एज कम्पेयर टू रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इन्होंने स्टेबिलिटी बताई, लाइन स्पेक्ट्रा बताया हाइड्रोजन एटम का और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का। ठीक है, पर ये बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाए। तो फर्स्ट इनकी लिमिटेशन है, ये फेल हो गए थे बताने में जो मतलब डबलेट स्पीसीज होती हैं उनका स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन के अलावा बाकी स्पीसीज का स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए थे ये, डबलेट स्पीसीज का स्पेशली, और अदर एटम्स के लिए भी। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो वो होता है जीमन्स इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है स्टार्क इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, और ये जो बॉन्ड्स बन रहे थे मॉलिक्यूल्स के बीच में उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका जो टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए आई थी, वो थी आपकी डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, लाइट का डुअल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, और हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो जो डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो मैटर है वो प्रपोज्ड होता है रेडिएशंस, जो कि डुअल बिहेवियर शो करता है बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइट। ठीक है,
इसका मतलब जो फोटोन होता है उसके पास मोमेंटम भी होता है एज वेल एज वेवलेंथ भी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास भी मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ दोनों होगी। तो उन्होंने ये रिलेशन दिया था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी और एच अपॉन पी। तो लैम्डा का रिलेशन आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी आपका मोमेंटम है, ठीक है।